ओके, हेलो एवरीबॉडी। मैं मिस्टर शिव सिंह रजावत। आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो इंडिया के टॉप मोस्ट एग्जाम में आने वाला जो सिलेबस है, जो आपका टारगेट है, जो आपको डिफेंस में जाने का टारगेट है, जो सपना है आपका कि सर मैं फ्यूचर में आर्मी में जाना चाहता हूं, सर मेरा सपना था मैं एयरफोर्स के लिए काम करूं, सर मेरा सपना था कि मैं नेवी के लिए काम करूं। तो ये जो आज सपना है, इस सपने को पूरा करने के लिए सबसे जरूरी है कि ये जो रास्ता है ये तय करना। और अगर आपने एक बार रास्ता तय कर लिया तो आप मंजिल के बहुत नजदीक पहुंच जाओगे। और जो आपके बचपन का जो सपना है ना कि मुझे आर्मी में जाना है, मुझे देश के लिए कुछ करना है, मुझे जो वर्दी का जो शौक है ना, ये आपका पूरा हो जाएगा। और कहते हैं कि जब आप इस सपने को पूरा करते हो तो आपको हर वो चीज मिलती है जो आपने सोची है मन में। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको त्याग करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और एक प्लानिंग करनी पड़ेगी कि इस रास्ते को, जो ये रास्ता है ना, ये जो सिलेबस है, ये जो हमारे एग्जाम का जो टारगेट है ना, तो सिलेबस को हम कैसे कवर करें और कितनी जल्दी कवर करें जिससे हम अपने मंजिल तक आसानी से पहुंच जाए। तो हम इस सिलेबस का नाम रखते हैं कि इसको पास करने के शॉर्ट तरीके क्या हो सकते हैं, कैसे कंप्लीट करें। तो सबसे पहले आपका टारगेट डिसाइड होना चाहिए कि मुझे सीडीएस करना है। टारगेट डिसाइड हो गया कि मुझे आर्मी में जाना है। सबसे पहले टारगेट कि डिसाइड हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं, ना एसएससी, ना बैंकिंग, ना रेलवे, कुछ नहीं, सिर्फ मुझे सीडीएस क्वालिफाइड करना है। और मुझे सिलेबस, मुझे सीडीएस का सर समझाइए। मुझे 90% जो बच्चे गलती करते हैं वो ये करते हैं, जीएस के सिलेबस को पढ़ते पढ़ते वो क्या कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहीं ये सिलेबस पढ़ना, कहीं वो सिलेबस पढ़ना, कहीं यूपीएससी का सिलेबस, कहीं एसएससी का सिलेबस, कहीं बैंकिंग का सिलेबस, कंफ्यूज हो गए, अपने मार्ग से भटक जाते हैं। तो आज हम डिटेल चर्चा करने वाले हैं आपके सीडीएस में जीएस के पार्ट का क्या इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। क्योंकि जीएस का पार्ट अगर आपका प्रिपेयर्ड है तो जो आपकी एग्जाम करवाने की एजेंसी है यूपीएससी, वो आपके जीएस का जो सिलेबस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से बनाता है। क्योंकि सबसे फेवरेट जो देन सब्जेक्ट होता है वो जीएस का सब्जेक्ट होता है यूपीएससी का। वो बड़े से बड़े लेवल में यूपीएससी आईएएस का चाहे एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जामों में जीएस पर ही खेलता है। तो उसका खिलाड़ी का जो माहिर है वो जीएस पर है। तो जीएस के क्वेश्चन को इतनी आसानी से तोड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो सीडीएस के डिटेल सिलेबस के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से, 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से अपडेटेड वर्जन है। क्लियर हो गया? तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले सिलेबस को लेकर। अगर हम ओवरव्यू बात करें सीडीएस के एग्जाम पैटर्न की, कि पैटर्न एग्जाम का कैसा होता है, किस, देखो हमें पता है कि अगर हमें आईएमए में, आईएनए में और आईएफए में जाना है तो हमें क्या क्या पढ़ना होता है। अगर हमें सीडीएस में आईएमए, आईएनए, आईएफए में जाना है तो हमें इंग्लिश पढ़नी होती है, जनरल नॉलेज पढ़नी होती है और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पढ़नी होती है। तो हमें इंग्लिश, जनरल नॉलेज और मैथमेटिक्स में काम करना पड़ता है। अगर हमें ओटीए का एग्जाम देना है तो हमें सिर्फ इंग्लिश का और जनरल नॉलेज का पेपर देना पड़ता है। मतलब जनरल नॉलेज कहीं पर भी जो गर्ल्स, जो लड़कियां हैं, जो टारगेट कर रही हैं कि मुझे जाना है आर्मी में, इस पोस्ट में, तो उसके लिए जनरल नॉलेज तो मैंडेटरी है, सबके लिए जनरल नॉलेज मैंडेटरी है। तो जीके का पोर्शन जनरल नॉलेज आता है। क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा रहेगा? हिंदी और इंग्लिश में रहेंगे, है ना। और दूसरा, ड्यूरेशन 2 आवर की रहेगी, 120 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। तो 120 क्वेश्चन रहेंगे, निगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 रहती है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक एडमिशन प्रोसीजर है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाइड करने के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज और मैथमेटिक्स पर काम करना पड़ेगा। ओटीए स्टूडेंट के लिए आपको सिर्फ केवल फॉर्मेट में जनरल इंग्लिश और जनरल नॉलेज पर काम करना है। क्लियर? तो आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो जीएस के सिलेबस पर चर्चा करने वाले हैं, आपके जीके के सिलेबस पर चर्चा करने वाले हैं।
तो चलो हम लोग सबसे पहले आते हैं डिटेल जनरल नॉलेज पेपर। ये जो भी चर्चाएं चल रही हैं वो सारी सीडीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही हैं, आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट सी चीजें चल रही हैं कि यार ये सिलेबस का हमारा पार्ट है कि नहीं है, क्योंकि जीएस तो सर बहुत ब्रह्मांड के तरीके है। जीएस सब कुछ जीएस में आता है, कितना पढ़ेंगे, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। एसएससी में भी तो जीएस आती है, बैंकिंग में जीएस आती है, सीडीएस में भी जीएस आती है, सीपीएम में भी जीएस आती है, सर यूपीएससी में भी जीएस आती है। तो जीएस हमारे सिलेबस के पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है जिस पर मुझे काम करना है, वही तभी तो हम सर कोचिंग पढ़ते हैं, तभी तो हम ज्वाइन करते हैं इंस्टीट्यूट, बेनिफिट हमें मिले, हमें डायरेक्शन मिल जाए कि हमें यह करना है। सामने वाले का मार्गदर्शन क्यों जरूरी हो जाता है, एक टीचर का मार्गदर्शन, क्योंकि टीचर आपको वो चीजें फिल्टर करके बता देता है, बेटा आपको यह पढ़ना है, कंफ्यूजन नहीं आना है। अगर कंफ्यूजन रहेगा तो आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे, आप बट जाओगे। तो आज हम लोग चर्चा जो करने वाले हैं वो जनरल नॉलेज के पेपर में चर्चा करने वाले हैं। चलो अगर हम ब्रॉड एरिया की बात करें, जनरल नॉलेज में क्या क्या पोर्शन आता है, क्या क्या पार्ट है जनरल नॉलेज का, तो सबसे पहले जो पार्ट आता है तुम्हारा वो आता है इंडियन हिस्ट्री को लेकर, हिस्ट्री एंड कल्चर को लेकर। तो हिस्ट्री एंड कल्चर अभी मोटा मोटा हम लोग पूरा ब्रॉड तरीके से हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री को हम लोग कंप्लीट करेंगे, हिस्ट्री और कल्चर। तो जितने भी रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिस टॉपिक से पूछे गए हैं, उसके बारे में अभी हम आगे चर्चा करेंगे। तो पहला पार्ट जो हमारा रहेगा वो इंडियन देन हिस्ट्री और कल्चर का रहेगा, ठीक है। सेकेंड जो हमारा पार्ट रहेगा, दूसरा जो हम लोग पार्ट चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, जो कंप्लीट करेंगे, पॉलिटी और गवर्नेंस का करेंगे, जहां पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, ये सारे सिलेबस सब्जेक्ट कवर होंगे। तो हमारा दूसरा जो मेजर पोर्शन होता है वो हमें पढ़ना होता है पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस का जो सिलेबस होता है। तीसरा पोर्शन जो हमें कवर करना है वो हमें करना है ज्योग्राफी का पोर्शन, जहां पे हमें फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी और इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक को टच करना होता है। तीसरा पोर्शन हमारा जो होता है वो, चौथा पोर्शन जो होता है वो इकोनॉमिक एंड करंट अफेयर्स का होता है। इकोनॉमिक और करंट अफेयर, क्यों इकोनॉमिक और करंट अफेयर में आपको हर वो टॉपिक और हर वो स्कीम, हर वो बजट जो एक साल के 1 ईयर की जो घटनाओं के साथ नेशनल इंटरनेशनल लेवल में जो भी घटनाएं घट रही हैं, उन सारे टॉपिक को करंट अफेयर में हमें करंट करना होता है, जो 1 ईयर का है। कि देन नरेंद्र मोदी की कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी आ गई, नरेंद्र मोदी का कोई विजिटिंग प्लान आ गया, है ना, किसी भी तरीके से गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी, बजट पेश किया गया, है ना, कोई हमारी और भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आ रही हैं, उनके बारे में चर्चा, कोई न्यू रिसर्च हो रही है, कोई गवर्नेंस, कोई न्यू रिसर्च की जा रही है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, हिस्ट्री, जो भी न्यू रिसर्च चल रही है, अभी जो ट्रेंड में है वही तुम्हारी करंट अफेयर्स है। तो हमें उस पर फोकस करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें काम करना है, इकोनॉमी पे काम करना है। इकोनॉमी में कुछ पोर्शन स्टैटिक जीके का, बाकी जो पोर्शन आपका रहेगा वो करंट अफेयर। इकोनॉमी और ज्योग्राफी अधिकतर करंट अफेयर पर बेस होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है जनरल साइंस में भी, क्योंकि अभी न्यू अपडेट से देन सिलेबस कर रहे हैं ये लोग, तो साइंस एंड टेक, अभी कोई भी टेक्नोलॉजी को लेकर जो रिसर्च हो रही है ना, और आपका जो अभी न्यू जो रिसर्च चल रही है इसके एक पॉइंट ऑफ व्यू से, वो चाहे साइंस की, फिजिक्स की हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी की हो, किसी को नोबेल प्राइज मिल रहा है, किसी को कोई भी चीज मिल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग ही तुम्हारे साइंस के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो साइंस का हमें बेसिक वर्जन पढ़ना है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने हैं और करंट अफेयर को इंक्लूड करके पढ़ना है। नेक्स्ट हमारे पास में टॉपिक आता है इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी। इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी एक्चुअली बनाने वाली जो एजेंसी है यूपीएससी एग्जाम आपका, तो यूपीएससी का बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट माना जाता है इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी। तो इन्वायरमेंट हमारे क्योंकि कंट्री में सबसे ज्यादा जो चेंजेस आ रहे हैं अभी वो इन्वायरमेंट को लेकर आ रहा है। दिल्ली में पोल्यूशन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो पोल्यूशन सबसे ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, घटनाएं हो रही है, तो सबसे ज्यादा जो पोर्शन इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी करंट अपडेट रहता है, क्योंकि जो पेपर बना रहा है उसका माइंडसेट क्या है, डेली न्यूज पढ़ रहा है, न्यूज में घटनाएं देख रहा है, उसी से रिलेटेड उसके दिमाग में चीजें घूम जाती है कि एग्जाम का यार ये क्वेश्चन बन सकता है, ये मैं क्यों ना लोगों से पूछूं। 100% क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन बनाता कौन है सर, पैटर्न कौन डिसाइड करता है भाई? डेली न्यूज पढ़ने वाले तुम्हारे जो सदस्य बैठे होते हैं यूपीएससी में, तो उनके दिमाग में वो कहां से क्वेश्चन लेकर आते होंगे, हैं? वो भी तो न्यूज पढ़ रहे हैं, वो भी तो घटनाएं पढ़ रहे हैं, वो भी तो करंट सिनेरियो देख रहे हैं, क्या सिस्टम चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही तो क्वेश्चन मेकिंग करेंगे। तो भाई आपको इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी भी पढ़ना मैंडेटरी है, तभी आप अच्छे से पूरा ओवरऑल सिलेबस कवर कर पाओगे। स्टैटिक पार्ट, करंट पार्ट, अपडेटेड पार्ट,
क्या चल रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, माइंडसेट ऑफ द यूपीएससी, उसके माइंडसेट के अकॉर्डिंग ही तुम्हें कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी आप कुछ अच्छा कर पाओगे। क्लियर हो गया? तो ओवरऑल सिलेबस की बात करें तो हमारे पास हिस्ट्री एंड कल्चर पर फोकस करना है, दूसरा हमें पॉलिटी और गवर्नेंस पर फोकस करना है, तीसरा हमें ज्योग्राफी पर फोकस करना है, चौथा हमें इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर पर फोकस करना है, पांचवा हमें जनरल साइंस पर फोकस करना है, और नेक्स्ट हमें इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी पर काम करना है। क्लियर हो गया? ओवरऑल इतने पार्ट में तुम्हें पूरे सिलेबस को बांटा गया है, इसी पार्ट पर आपको काम करना है। नेक्स्ट, अगली बात, हम अब एक एक टॉपिक को आराम से डिटेल में समझेंगे। सर ये बताइए, सर हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, अब हमने पहला टॉपिक मोटा मोटा समझ लिया था कि हमें क्या क्या मोटा मोटा सिलेबस जीएस पर कवर करना है, जनरल स्टडी पे कवर करना है। अब हमें हिस्ट्री में क्या पढ़ना है? हिस्ट्री के सिलेबस की बात करें, हिस्ट्री और कल्चर के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट को हम हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है? अब देखो, सबसे पहले हमें टारगेट करना है एंशिएंट इंडिया। ये सारा जो सिलेबस पिछले 10 सालों के एग्जाम के पैटर्न को देखकर और अभी न्यू ट्रेंड को देखकर और यूपीएससी के जो आईएएस के एग्जाम्स होते हैं, सीपीएफ के एग्जाम होते हैं, उनके एग्जाम के पैटर्न को देखकर, उसके माइंडसेट को देखकर फिर हमने अपडेटेड वर्जन ये आपका सिलेबस क्रिएट किया हुआ है, बनाया है, जहां पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जहां से इनके सबसे ज्यादा पार्ट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो एंशिएंट इंडिया। अब हिस्ट्री में हमें पढ़ना क्या होता है? सर मोटा मोटा 3 पार्टों में डिवाइड कर दो, एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। तो सबसे पहले जो हमें फोकस करना होता है वो, अगर हिस्ट्री पढ़ना है, पहले माइंडसेट क्लियर करना कि मुझे हिस्ट्री कंप्लीट करनी है सीडीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि चाहे मेरे सामने यूपीएससी का आईएएस का पेपर हो, चाहे सर सीपीएफ का पेपर हो, चाहे सर वो सीडीएस का पेपर हो, कोई भी एग्जाम रखा हो, मुझे ये कंफ्यूजन ना हो कि ये मेरे आउट ऑफ सिलेबस का क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन कर पाऊं। बस मुझे एग्जाम नहीं पता है, बस मुझे पता है कि ये क्वेश्चन है, मुझे ये करना है। वो चाहे आईएएस में हो, चाहे सीडीएस में हो, चाहे सीपीएफ में हो, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम है भारत के और टॉप लेवल के एग्जाम है, वो तीनों यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, सीपीएफ, सीडीएस और यूपीएससी आईएएस। क्लियर? अब बात करते हैं इसमें क्या पढ़ना है। एंशिएंट इंडिया में सबसे पहले हिस्ट्री के एंशिएंट इंडिया में हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है इंडस वैली सिविलाइजेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट। आज से नहीं, पिछले 10 सालों से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे एंशिएंट इंडिया में, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से पूछे जा रहे हैं। करंट अपडेट वर्जन में भी, क्योंकि न्यू साइट्स की रिसर्च हो रही है, नए चीजें पाई जा रही हैं, तो नए एविडेंस मिल रहे हैं। हमारी सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, हमारी सबसे पुरानी सभ्यता है, तो हमारी सभ्यता इंडिया को समझने के लिए आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन समझना पड़ेगा। और अभी न्यू रिसर्च आती है, 2024 में इस साइड की रिसर्च हुई, 2025 की इस साइड की रिसर्च हुई, ये लैंग्वेज इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड थी, तो आपका करंट अपडेट हुआ, तो करंट का भी क्वेश्चन बना, प्लस वो हाईलाइट टॉपिक अभी चल रहा है 2025-24 में, तो वो इसका मतलब एग्जाम में भी जरूर टच होगा। अगर हिस्ट्री से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा तो इंडस वैली सिविलाइजेशन पर जाएगा, वहां से क्वेश्चन बनाएगा, क्योंकि सर 1-2 साल के ट्रेंड में ये टॉपिक है, तो इसका मतलब हमें इसका बैकग्राउंड भी पढ़ना पड़ेगा। तो हमारा एंशिएंट, हमारा जो स्टैटिक का पार्ट है वो भी कंप्लीट होगा, और करंट का पार्ट है वो भी कंप्लीट होगा, और एग्जाम के पैटर्न की सोच भी कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पीरियड आता है वैदिक पीरियड। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद में हमें एंशिएंट इंडिया में वैदिक पीरियड पर काम करना है। वेदों का निर्माण, वैदिक पीरियड है ना, किस तरीके से यज्ञ होते थे, किस तरीके से हमारा सोसाइटी डेवलप हो रही थी, किस प्रकार से हमारा समाज बन रहा था, किस प्रकार से हमारे कर्मकांड, रिचुअल्स, कस्टम का निर्माण चल रहा था, उसके बारे में पढ़ना है। वैदिक पीरियड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सेकेंड आता है मौर्यन और गुप्ता डायनेस्टी। अब ये इंपायर, मौर्यन इंपायर्स है ना, मौर्य इंपायर, गुप्ता इंपायर, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे मौर्यन इंपायर के बारे में, गुप्ता इंपायर के बारे में, गोल्डन पीरियड के बारे में, जो गुप्ता टाइम पीरियड का गोल्डन पीरियड था उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर हम लोग चर्चा करेंगे जो भी रिलीजियस मूवमेंट हो रहे थे,
एंशियंट टाइम पीरियड में बेसिक रिलीजियस किस तरीके से ग्रोथ कर रहा था, किसकी पूजा होती थी, क्या सोसाइटी कैसे डेवलप कर रही थी, तो रिलीजियस मूवमेंट को हम लोग टच करेंगे। और एंशियंट के ट्रेड रूट्स कौन कौन से थे, प्राचीन में एंशियंट टाइम पीरियड में लोग व्यापार कैसे करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर किस प्रकार से जाते थे, क्योंकि ट्रेडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होती किसी भी कंट्री के सोसाइटी को और इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। ट्रेड बहुत जरूरी है, व्यापार ही सब कुछ होता है। अगर व्यापार नहीं होगा तो आपकी इकोनॉमी, आपका सोसाइटी, आपका जो सिस्टम है वो सब एकदम फ्लॉप हो जाएगा। अगर ट्रेड मैंडेटरी, तो क्या रूट थे, किस तरीके से हम अपना व्यापार करते थे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के साथ में, किस तरीके से हम वहां जाते थे, ट्रेड करते थे चाइना के साथ में, तिब्बत मार्ग कैसे जाते थे, है ना, वो सारी चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे एंशिएंट ट्रेड रूट में, है ना। और हमारी जो इंडियन सोसाइटी थी उस टाइम पीरियड में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये मेजर पार्ट है हमारे एंशिएंट इंडिया का, जहां से हमारा एंशिएंट सिलेबस कवर हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट आता है मेडिवल इंडिया। मेडिवल इंडिया से, मेडिवल इंडिया का जो वेटेज है वो थोड़ा सा कम होता चला जा रहा है हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछने टाइम, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मेजर पोर्शन आ रहा है वो आ रहा है मॉडर्न हिस्ट्री, फिर दूसरे नंबर में आ रहा है एंशिएंट हिस्ट्री, फिर तीसरे नंबर में आ रहा है मेडिवल हिस्ट्री। तो ये मेजर पोर्शन के पार्ट का धीरे धीरे वर्जन कम होता चला जा रहा है। तो यहां मेडिवल इंडिया की बात करें तो हमें दिल्ली सल्तनत पढ़नी है, पूरी दिल्ली सल्तनत पढ़नी है 1526 तक के लेकर जब तक मुगल एम्पायर नहीं स्टार्ट होता है। तो दिल्ली सल्तनत की पूरी डायनेस्टी पढ़नी है। तो दिल्ली सल्तनत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेडिवल हिस्ट्री का। फिर इसके बाद हमें मुगल एम्पायर पढ़ना है, 1526 के बाद में मुगल एम्पायर पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना है भक्ति और सूफी मूवमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इनको चाहे किसी एनसीईआरटी से पढ़ो, चाहे आप किसी बुक से पढ़ो, चाहे आप किसी चैनल से पढ़ो, चाहे आप कहीं से भी पढ़ो, आपको ये पार्ट, ये सिलेबस पढ़ना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है भक्ति एंड सूफी मूवमेंट का। फिर आर्किटेक्चर मार्वल्स एंड सिंथेसिस डाइवर्स कल्चर्स ट्रेडिशन। तो भाई हमारा भक्ति और सूफी मूवमेंट, मुगल एम्पायर, दिल्ली सल्तनत और हमारा जो भी कल्चरल चेंजेस आ रहे थे मेडिवल टाइम पीरियड में, जो भी प्रथाएं, जो भी सिस्टम है ना, सती प्रथा, जो बेसिक चीजें चल रही थी उसके बारे में, एंशिएंट टाइम मेडिवल टाइम पीरियड में क्या था उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो सोसाइटी, मेडिवल टाइम की सोसाइटी क्या थी उसके बारे में चर्चा करना है। तो यहां से हमारा मेडिवल का पार्ट मोटा मोटा कंप्लीट हो जाएगा, एग्जाम का पैटर्न हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करते हैं आपके मॉडर्न इंडिया में। मॉडर्न इंडिया में हमें क्या पढ़ना है, हमें कॉलोनियल पीरियड पढ़ना है। ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम क्या चलता था, ब्रिटिश रूल, किस तरीके से ब्रिटिश ने अपना कॉलोनियल रूल स्टार्ट किया कंट्री के अंदर। ब्रिटिश रूल किस तरीके से ब्रिटिश 1600 के बाद में ब्रिटिशों ने इंडिया के अंदर कैप्चरिंग करना स्टार्ट, ट्रेड के माध्यम से भारत में रूलिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, कंट्रोल करना स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रेडिंग कंट्रोल करना स्टार्ट कर रहे हैं। उन सबके पॉलिसी के बारे में हम लोग, कौन कौन गवर्नर जनरल आ रहा है, किसका काम क्या है, किस तरीके से हमारी इकोनॉमी का एक्सप्लोटेशन, शोषण किया जा रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था को डैमेज किया जा रहा है अंग्रेजों के माध्यम से, है ना, उनके माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट किस तरीके से चलाए जा रहे हैं, क्या क्या सोशल चेंजेस हो रहे हैं जिसके लिए हमारे कंट्री में आंदोलन चलाए गए। गांधी के मास मूवमेंट क्या थे, हमें उसके बारे में चर्चा करना है, ठीक है ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या रोल था, ये सारे डिटेल टॉपिक दिए गए हैं। कम से कम 12 से 15 टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री में जो हमें कवर करने हैं मोटा मोटा, जहां से हमारी पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। फिर हमारे बाद में आते हैं फ्रीडम मूवमेंट, जो भी फ्रीडम मूवमेंट हमारे कंट्री के अंदर चलाए गए। तो हमारा मोटा मोटा क्या क्या सिलेबस हो गया सर, एंशिएंट हो गया सर, हमें पे मेडिवल हो गया, मॉडर्न हो गया, इसके टॉपिक बेसिक हमें नॉलेज मिल गई। फिर हमें फ्रीडम मूवमेंट हमें याद रखने हैं कि कंट्री के अंदर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 का मूवमेंट क्या था, 1857 का मूवमेंट क्या था, इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है क्योंकि एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, एक दो क्वेश्चन बना रहा है तो आपके मूवमेंट, फ्रीडम मूवमेंट के बारे में। फिर फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, फॉर्मेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 ह्यूम के द्वारा कैसे ऑर्गेनाइज बनाई गई सिस्टम थी, क्या हमारा उद्देश्य था, क्यों बनाई गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके बारे में हमें चर्चा करना है। और इसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड रोल ऑफ द लीडर लाइक गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष चंद्र बोस, इनके क्या क्या रोल थे, क्या क्या इंपॉर्टेंस थी, उसके बारे में चर्चा करना है। तो ये हो गया हमारे पूरी मोटा मोटा जो मेन मेजर पोर्शंस है उस सिलेबस के बारे में, ठीक है। और इसके बाद पार्टीशन, आजादी, पोस्ट इंडिपेंडेंस,
आजादी के बाद की कंडीशन क्या थी हिस्ट्री में, किस तरीके से फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, क्या क्या डिस्प्यूट हुए, है ना, क्या क्या बेसिक बेसिक लड़ाइयां चल रही थी, क्योंकि अंग्रेजों ने एक लंबे शोषण के बाद में देश को आजाद करके चले गए, देश को वो उस हालत में छोड़कर गए जहां ना पर इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी थी, ना सोसाइटी कंडीशन अच्छी थी, पूरा समाज तहस नहस था, एक बंजर भूमि की पाति भारत पड़ा हुआ था। उसको बेहतरीन बनाने के लिए क्या क्या स्ट्रगल करने पड़े, वो भी तो हमारे हिस्ट्री का पार्ट ही है, वो भी तो हमारे इतिहास का ही पार्ट है। क्योंकि आप ही सोचो कि एक बगीचे पे आपको हरा भरा बगीचा मिल गया और आपको 2 साल रूल करने के लिए कहा जाए कि भाई चलो ठीक है आप यहां पर कब्जा करो, और आप 200-300 सालों में आपने उस बगीचे की वो हालत कर दी कि उस बगीचे में लकड़ी पेड़ सब टूटे पड़े हुए थे, केवल केवल क्या था, मातम था और कब्रिस्तान बचे हुए थे भारत में। ये बुरी कंडीशन इकोनॉमिकल और हर चीज की सोसाइटी की अंग्रेजों ने शोषण करके छोड़कर भारत को गए थे। तो इसको स्टेब्लिश करने में क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ा, क्या क्या पार्टीशन में कितने आंदोलन लड़ाइयां झगड़े को सामना करना पड़ा, ये भी तो हमारा इतिहास है करंट का, इसी को तो समझना है। ठीक है, तो ये हमारा इतिहास का पार्ट हुआ। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चलते हैं, ये हिस्ट्री और कल्चर का पार्ट था। फिर हमारा पार्ट आता है इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस का पार्ट आता है। तो इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस में सर क्या इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर हम काम कर लें, क्या चीज पढ़ लें जिससे हमारा इंडियन गवर्नेंस और पॉलिटी पर अच्छी पकड़ हो जाए, अच्छा स्कोर करते हैं। क्योंकि 2022 और 23 के पहले बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था आपका पॉलिटी का, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज भी यूपीएससी का सबसे फेवरेट जो सब्जेक्ट माना जाता है वो पॉलिटी माना जाता है, पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन, और सारे बच्चों का भी फेवरेट जो सब्जेक्ट होता है वो पॉलिटिकल होता है। तो आराम से मोटा मोटा बढ़िया 7, 8, 10, 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पॉलिटी से। तो अब बात करें कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क। 26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनकर प्रिपेयर्ड हो गया और इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट कर दिया गया, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को इंप्लीमेंट कर दिया गया। यहां से हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, 395 आर्टिकल और क्या थे, किसके बारे में क्या चर्चा की गई है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, क्या सर सीडीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, सर ये बताइए कि सीडीएस में क्या है, पॉलिटी में इंपॉर्टेंस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रीएम्बल ऑफ द फिलॉसफी, अगर हम बात करें कि हमारे कंट्री का प्रीएम्बल पर फोकस करता है, क्योंकि आप जब इंटरव्यू में देने जाते हो तो आपको प्रीएम्बल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रीएम्बल में कौन कौन से टर्म यूज किए गए हैं, कौन कौन से शब्द यूज किए गए हैं, उनकी मीनिंग क्या होती है, उनका रोल क्या होता है, सोवरेन क्या होता है, सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सोवरेन क्या होता है ना, डेमोक्रेटिक क्या होता है ना। इसके बाद हमारे पास में सेकुलर क्या होता है, बहुत बार सुनते हो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेकुलर, सेकुलर शब्द क्या होता है। तो इनके बारे में जो भी प्रेमबल में मेंशन है, इनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे और पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे बाद में आता है फंडामेंटल राइट्स। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, डीपीएसपी के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारे ये जो मेजर पोर्शन है जहां से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है, डीपीएसपी क्या है, फंडामेंटल राइट्स, देन इसके बाद तुम्हारे जो फंडामेंटल डीपीएसपी ड्यूटीज क्या हैं और हमारे डीपीएसपी क्या है 36 से लेके 51। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर हम पार्लियामेंट के बारे में चर्चा करेंगे, प्रेसिडेंट के बारे में चर्चा करेंगे, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर के बारे में चर्चा करेंगे, जुडिशरी के बारे में चर्चा करेंगे, पंचायती राज के बारे में चर्चा करेंगे, अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में चर्चा करेंगे, और 3 से 4 और भी चैप्टर हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये हमारा ओवरऑल पॉलिटी का सिलेबस हुआ। अगला हम पार्ट करते हैं ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट को लेकर हम चलेंगे, जहां पर हम बात करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी को लेकर, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, 3 पार्टों में हमने अभी मोटा मोटा बांटा हुआ है। तो फिजिकल ज्योग्राफी में हमें क्या करना है, मेजर लैंड फॉर्म्स एंड माउंटेन प्लेटू प्लेन्स, कोस्टल रीजन्स क्या है, क्लाइमेट पैटर्न क्या है, रिवर सिस्टम क्या है, माउंटेन रेंजेस क्या है, नेचुरल डिजास्टर क्या चीज होती है, एंड डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है, इसे हम फिजिकल ज्योग्राफी में कवर करेंगे। नेक्स्ट आता है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में हम चर्चा करेंगे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज क्या होती हैं, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज में जैसे मिनरल्स आ गए, फॉरेस्ट आ गए, वाटर रिसोर्सेज आ गए, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। एग्रीकल्चर, हमारी क्रॉप कौन कौन सी होती है, मतलब ओवरऑल हमने सब कुछ टच किया है। जो भी हमें 90% मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहा था, जहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, वो हमने सब इसमें डाल दिया है, हर चीज डाल दी और 10 सालों के पेपर को फिल्टर करने के बाद डाला है। लेकिन जब हम अपना सिलेबस चालू करेंगे, एक एक सब्जेक्ट पर काम करेंगे,
करेंगे तो हम एक एक टॉपिक को बड़े डिटेल के साथ में, एक एक टॉपिक को, एक एक सब्जेक्ट को अच्छे से कंपेयर करके, उसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके हम अच्छे से करेंगे, एक एक अच्छे से। अभी तो हम बस ओवरव्यू ले रहे हैं, सर क्या क्या हम पढ़ सकते हैं। तो हमारे पास में एग्रीकल्चर पोर्शन हो गया, इंडस्ट्री पोर्शन हो गया, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पोर्शन हो गया, मेजर पोर्शन है जहां से आपके ज्योग्राफी में क्वेश्चन आते हैं। इनको तो आपके पर कमांड करनी पड़ेगी भाई। बाकी अब ज्योग्राफी में पढ़ रहे हो, ये पढ़ रहे हो, वो पढ़ रहे हो, ये पढ़ रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ते रहो। प्रोफेसर बनना है क्या? हमें एग्जाम पास करना है भाई, हमें और कुछ नहीं करना है। क्लियर हो गया? तो दूसरा वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमें क्या करना है कि हमारे जो भी कॉन्टिनेंट, हमारे कॉन्टिनेंट हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हमारे हो गए, इंपॉर्टेंट कंट्रीज हो गया, कैपिटल करेंसी हो गया, मेजर माउंटेन रेंज हो गया, क्लाइमेट जोन्स हो गया, टाइम जोन्स हो गया। यहां से क्वेश्चन कभी कभार 1-2 क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, तो कम से कम हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी में ध्यान देना है। 11th की एनसीईआरटी आती है, 11th की एनसीईआरटी केवल पढ़ लेनी है, उसमें 3-4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो मैं मार्क कर देता हूं, उसको पढ़ लेना है, उतना सफिशिएंट है, और कुछ भी वर्ल्ड ज्योग्राफी पे ध्यान नहीं देना है। हमें जो ध्यान देना है वो इंडियन ज्योग्राफी पे ध्यान देना है, हमें फिजिकल ज्योग्राफी में ध्यान देना है। इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी, अभी मान के चलो कोई भी एयर, वाटर, जो भी पोल्यूशन चल रहे हैं, कोई भी अगर न्यू करंट अफेयर में इन्वायरमेंट हमारा किस तरीके से डैमेज हो रहा है, क्या क्या नुकसान हो रहा है, इसके बारे में 2 से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इन्वायरमेंट के, वो हमें टच करने हैं, वो हमें पढ़ने हैं, जो एग्जाम यूपीएससी में आते ही आते हैं हर साल के ट्रेंड में। ठीक है ना? तो वो हमें काम करना है। अगला पोर्शन आ गया इकोनॉमिक और करंट अफेयर का। इकोनॉमिक और करंट अफेयर का पोर्शन जो होता है, कुछ पोर्शन हमें स्टैटिक जीके के पार्ट से कवर करने होते हैं और कुछ पोर्शन हमें करंट अफेयर से करने होते हैं इकोनॉमी के, क्योंकि बजट हर साल नया बजट आ रहा है। तो यार जब हर साल नया बजट आ रहा है तो आप नए की पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे। ठीक है ना? तो अब बात करते हैं इकोनॉमी के। तो इकोनॉमी में हम क्या पढ़ेंगे? इकोनॉमिक फंडामेंटल। इकोनॉमिक में जीडीपी, जीएनपी, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन एंड फिस्कल, मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग सिस्टम, आरबीआई फंक्शन, बजट कंपोनेंट्स, यार ये सारे टॉपिक हम लोग कवर करेंगे स्टैटिक के पार्ट में। आरबीआई क्या है, फाउंडेशन कब हुई थी, रूल्स क्या है, रेगुलर क्या करती है, कमर्शियल बैंक है ना, किस तरीके से सेंट्रल बैंक है, क्या काम करेगी, बेसिक हम पूरा फंक्शन बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। हमारी बैंकिंग पॉलिसी के जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, क्या रोल प्ले करती है जीडीपी, सब कुछ एक एक टॉपिक को चर्चा करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे जब हम अपने एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग आगे जब हम सब्जेक्ट को पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है? अभी हमें मोटा मोटा समझना है इंडियन इकोनॉमी में हमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी है ना, 5 ईयर प्लान्स क्या थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या है, तो ये तो हमने पढ़ लिया कि भाई हमें इकोनॉमी का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। दूसरा, इंडियन इकोनॉमी जो हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, किस पर डिपेंड है, प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, इकोनॉमी में रोल क्या है, बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो भाई साहब हमें प्राइमरी सेक्टर है ना, सेकेंडरी इंडस्ट्री सेक्टर, टर्सरी तुम्हारा सर्विस सेक्टर, 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजनाएं कंट्री के अंदर जो लाई गई थी, 12 5 ईयर प्लान जो लेकर आए थे, क्या क्या डेवलपमेंट किया गया, किस मॉडल पर बेस्ड था, किस पर फोकस किया गया था, तो 5 ईयर प्लान को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991, पूरी इकोनॉमी को चेंज कर दिया गया भाई साहब। 1991 का रिफॉर्म, 1991 पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री देश के, मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, पूरी इंडियन इकोनॉमी को ओपन किया गया, एलपीजी मॉडल अडॉप्ट किया गया है ना, कि आप अपनी इकोनॉमी को लिबरल रखोगे, प्राइवेटाइजेशन को और ग्लोबलाइजेशन को डेवलप किया गया। तो एलपीजी मॉडल अडॉप्ट किया गया 1991। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, तो आपको ये पढ़ना है। एंड डिजिटल इंडिया, अरे भाई साहब डिजिटल इंडिया किस तरीके से बूम कर रहा है, सारे यूपीआई, ऑनलाइन लेन देन, पूरी इकोनॉमी को चेंज करने में लगा पड़ा हुआ है डिजिटल इंडिया। जीएसटी कौन कौन सी इंप्लीमेंट, जीएसटी का रोल क्या है, जीएसटी की इंपॉर्टेंस क्या है, जीएसटी कब इंप्लीमेंट किया गया था, है ना, जीएसटी के बारे में पढ़ना है, टैक्सेशन के बारे में पढ़ना है। तो ये तुम्हारी इंडियन इकोनॉमी का पार्ट हुआ, जो करंट से भी कंप्लीट होता है और स्टैटिक के पार्ट से भी करंट होता है। इसमें ज्यादा से ज्यादा हमें थोड़ा सा करंट अफेयर पर ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अभी भी जो करंट अफेयर में हमें क्या पढ़ना है, तो इंडियन इकोनॉमी का तो पार्ट हमने स्टैटिक का पार्ट, फंडामेंटल पार्ट, इंडियन इकोनॉमी का पार्ट पढ़ लिया, तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है करंट अफेयर में। अब करंट अफेयर में इकोनॉमी का पार्ट भी कंप्लीट हो गया, अब हमें अलग से अगर करंट अफेयर पढ़नी है तो पिछले 1 सालों की सारे पोर्शनों की करंट अफेयर करनी होगी, पिछले 1 ईयर की। 1 साल की तो मिनिमम कर ही करके जाओ, अगर 1.5 साल की कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। यूपीएससी का पेपर देने जा रहे हो तो 1 से 2 साल की, तो 2 साल की तो करंट अफेयर तो मैंडेटरी होती है, 2 ईयर्स की तो करंट अफेयर करके जाओ। अगर आपका प्लान 2026 में देने का है, 2026 में, तो 2025 की पूरी करंट अफेयर और 2024 की नवंबर दिसंबर की करंट अफेयर और 2026 की जब तक तुम्हारा एग्जाम नहीं होता उसके 1 महीने पहले की करंट अफेयर पूरी प्रिपेयर करके जाओ। कम से कम एग्जाम होने के पहले 2 ईयर्स की करंट अफेयर प्रिपेयर करके जाओ, 2 साल की।
पूरी 2 साल की कम से कम अच्छे से तैयार करके जाओ, जिसकी तैयारी अच्छी होती है वही कर पाएगा। तो नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट, जो भी नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट ऑर्गेनाइज करवाए जा रहे हैं, उनसे रिलेटेड जो भी न्यूज आती है, न्यूज़पेपर में आती हैं, सोशल मीडिया में आती हैं, उनको आपको प्रिपेयर करनी है। प्लस आपको गवर्नमेंट की स्कीम, जो भी नई गवर्नमेंट की स्कीम सरकार ने अभी लॉन्च की है, वो आपकी गवर्नमेंट की स्कीम आपको प्रिपेयर करनी है। प्लस पॉलिसी, हमारी जो स्पोर्ट्स अवार्ड फंक्शन, जिसको जिसको स्पोर्ट्स में अवार्ड मिले हैं, स्पोर्ट्स में कोई जीता है, कोई विन, कोई कुछ भी XYZ हो रहा है सोसाइटी के अंदर, वो सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना। और ये सब कुछ इंडिया के अंदर, आउट ऑफ कंट्री, बाहर में जो भी कंट्रियों में चल रहा है, वो भी हमें थोड़ा थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। प्लस इसके बाद हमारा डिफेंस एंड साइंस। अभी भाई डिफेंस और साइंस को जब एग्जाम देने जा रहे हो तो डिफेंस और साइंस को क्यों भूल जा रहे हो? करंट अफेयर में देखो, अभी कोई न्यू डिफेंस डेवलपमेंट्स हुआ है, कोई DRDO ने कोई यूनिट्स बनाई है, कोई मैन्युफैक्चरिंग किया है, कोई ना कोई अगर किसी ना किसी तरीके से नया हमने हथियार आविष्कार, परचेज, कुछ भी हमने किया है ना, तो वो सारी चीजें आपको पढ़नी है। डिफेंस डेवलपमेंट्स, डिफेंस में कोई रिसर्च हो रही है, मिलिट्री एक्सरसाइज, जो भी मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही हैं, उन्हें आपको पढ़ना है कि यार इसके इस कंट्री के साथ, इसके कंट्री के साथ भारत में ये मिलिट्री एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज करवाई गई। तो मिलिट्री एक्सरसाइज तो मैंडेटरी है, क्योंकि आप मिलिट्री का पेपर देने जा रहे हो। वेपन सिस्टम, हमारे कंट्री के अंदर कौन कौन से वेपन्स हैं, कैसे सिस्टम काम करते हैं, उनके बारे में हमें चढ़ना पड़ता है। स्पेस में क्या चीजें चल रही हैं, टेक्नोलॉजी में क्या इन्वेंशन किया जा रहा है, क्या रिसर्च की जा रही है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो डिफेंस की जो करंट अफेयर है 2 साल की, वो हमें ध्यान देकर पढ़नी पड़ेगी। यहां से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट जनरल साइंस की बात करते हैं, जनरल साइंस का सिलेबस की बात करते हैं। तो जनरल साइंस के सिलेबस में हमें देखो मेजर पोर्शन, सीडीएस वालों का बड़ा फेवरेट है जनरल साइंस, बड़ा क्वेश्चन पूछते हैं, एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, मैंडेटरी है। तो यहां से जनरल साइंस का पोर्शन आता है। तो जनरल साइंस में हमें क्या पढ़ना है? हमें जनरल साइंस में हमने बांटा है 3 पार्टों में, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायोलॉजी हो गया। तो फिजिक्स में हमें क्या पढ़ना है? फिजिक्स में हमें लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन एंड वर्क एनर्जी, पावर एंड मैकेनिज्म्स, लाइट रिफ्रैक्शन, लेंसेज, साउंड प्रिपरेशन, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, हार्ट एंड हीट एंड टेम्परेचर कॉन्सेप्ट। मतलब जो भी 8 से 9 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, उस पर हमें फोकस करना है, फिजिक्स पर। फिजिक्स की करंट में भी ध्यान देना है कि करंट में 1-2 साल में कोई घटना तो नहीं हुई, फिजिक्स से रिलेटेड कोई न्यूज तो नहीं है, वो पर हमें ध्यान देना है। केमिस्ट्री पर एलिमेंट्स, कंपाउंड्स क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, इक्वेशन, एसिड, बेस, सॉल्ट, ये बेसिक जो चैप्टर्स हैं। एक आध क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है, ज्यादा नहीं आ रहा है। सबसे ज्यादा जो आता है तो फिजिक्स से आ जाता है, या तो बायोलॉजी के पोर्शन से क्वेश्चन तुम्हारे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। बायोलॉजी में हमें ह्यूमन बॉडी के बारे में, पूरा ह्यूमन बॉडी का सिस्टम किस तरीके से फंक्शन करता है वो हमें पता होना चाहिए। मिनरल्स क्या होते हैं, विटामिन क्या होती हैं, इनके बेनिफिट्स क्या होते हैं। अभी कोई न्यू रिसर्च हुई हो, कोई नया मिनरल से रिसर्च किया गया, कोई विटामिन से रिसर्च की गई हो, जो भी XYZ, तो ह्यूमन बॉडी सिस्टम के बारे में, उसके ऑर्गन किस तरीके से फंक्शन करते हैं, है ना। प्लांट स्ट्रक्चर क्या होता है ना, फोटोथेसिस क्या होती है, एनिमल क्लासिफिकेशन क्या होता है, ठीक है ना, डिजीज, बीमारियां क्या होती है, जेनेटिक्स क्या होते हैं, और न्यूट्रिशन एंड द बैलेंस्ड डाइट क्या होती है। तो इनके बारे में हमें चर्चा करना है। खैर, जब हम लोग एक एक टॉपिक को एक एक इंडिविजुअल पढ़ते हैं तो हम एक एक टॉपिक को डिस्कशन करेंगे। एक एक टॉपिक के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए, जो बनने के चांसेस हैं, जो टॉपिक आ सकते हैं, उनके बारे में हम लोग साइंस में चर्चा करेंगे। मेजर पोर्शन है साइंस का, हमें अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा कि सीडीएस का बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट माना जाता है साइंस। तो साइंस से ज्यादा क्वेश्चन डाल रहे हैं, क्योंकि ये साइंस के क्वेश्चन में स्टैटिक पार्ट से तो डालते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो डाल रहे हैं क्वेश्चन, वो करंट के बेस पर डाल देते हैं। तो साइंस का पार्ट जो है, कम से कम अगर 7 से 8 क्वेश्चन, अगर 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 10 क्वेश्चन का मतलब ये है कि 5 से 7 क्वेश्चन आपके करंट बेस्ड होंगे, जो साइंस में अभी न्यू रिसर्च हो रही है, और 2 से 3 क्वेश्चन आपकी स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन से होंगे, ठीक है ना, जो कि आपकी एनसीईआरटी पढ़ने से कवर हो जाते हैं। तो ये हमारा साइंस का कुछ पोर्शंस हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं कि भैया हम तैयारी की कुछ प्रिपरेशन टिप्स बताओ सर, क्या क्या तैयारी। ओवरऑल हमने सारा सिलेबस टच कर दिया, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर्स, बेसिक साइंस, सब हमने चर्चा कर लिया। जीएस के पार्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, हमें कैसे पढ़ना है। अब हमें पढ़ना कैसे है? अब हम आते हैं सर, हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। सर मैं खुद से तैयारी करना चाहता हूं, मैं सर किसी कोचिंग की हेल्प लेना चाहता हूं। हमारा इंस्टीट्यूट आपको हर एक वो मदद करेगा, हर वो हेल्प करेगा जहां पर आपकी जरूरत पड़ेगी। हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके हर वो टॉपिक में क्लियरेंस देंगे, हमारा पूरा डिटेल सिलेबस आएगा, हम हर एक पैटर्न पर काम करेंगे, ठीक है ना। अब लेकिन हमारे काम करने से क्या होगा, तुम्हें तो काम करना पड़ेगा, पढ़ना तो तुम्हें है। हमने पढ़ा दिया ये टॉपिक आने वाले हैं, ये सिलेबस हुआ, और ये एक टॉपिक
का एक्सप्लेनेशन दे दिया, लेकिन तुम घर में नहीं पढ़ोगे, तुम अपने अकॉर्डिंग रिवीजन नहीं करोगे, तो क्या तुम्हारा काम सिलेक्शन हो जाएगा? ऐसे कभी कुछ नहीं होता। सिंपल सी बात है, आपको काम खुद पर करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपना आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। क्यों कहते हैं, बचपन में लोग कहते हैं कि यार पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो। 11th में पढ़ रहे होते हैं, अरे 11th पास हो जाऊंगा, 12th पास हो जाऊंगा, ग्रेजुएशन कर लूंगा। फिर बाद में जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हो, जब आप एग्जाम देने जाते हो, आपसे कुछ नहीं हो पाता है। क्यों? आपकी कोई नौकरी नहीं लग रही होती है। क्यों? क्योंकि आपने अपने बैकग्राउंड पर काम ही नहीं किया है भाई, आपने अपनी सीरीज पर काम नहीं किया है, आपने बिल्डिंग को कमजोर बनाया है। और आप कहते हो यार बिल्डिंग, यार हमें ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं, आपने नींव ही कमजोर डाली है, आपने शुरू में नहीं पढ़ा है। तो शुरू में नहीं पढ़ा है तो आप एग्जाम कैसे पास कर पाओगे? नौकरी कैसे आपको मिल पाएगी? आप तो परेशान होते रहोगे, कोचिंग ज्वाइन करते रहोगे, परेशान फ्रस्ट्रेट होते रहोगे। तो कैसे हमें क्या काम करना है? सबसे जरूरी चीज ये है कि अगर आप मेहनत करना चाहते हो तो आप अपना पहले फाउंडेशन प्रिपेयर करो, फाउंडेशन करो। आप कोचिंग के ऊपर एलिगेशन लगाना स्टार्ट कर देते हो कि यार इस कोचिंग ने ये नहीं करवाया, वो नहीं करवाया, हमारा यहां से हो जाता, खुद पर काम करते नहीं हो। तो हमें अपना पहले, सबसे पहले सारे स्टूडेंट को तैयारी करने से पहले अपना फाउंडेशन प्रिपेयर करना पड़ेगा। सबसे पहले बिल्ड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन विद एनसीईआरटी। अगर आपके पास 2 साल का टाइम है या 1-1.5 साल का टाइम है, तो आप 6 से लेके 12th तक की एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी आपका बेस तैयार करेंगे, आपको मोटा मोटा पता चलेगा। अब कोचिंग इंस्टीट्यूट में हर तरीके से शब्द तो डिफाइन नहीं किए जाएंगे कि यार ये पार्लियामेंट क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पार्लियामेंट क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेक्युलर क्या होता है। हर टर्म का यूज जो है वो एनसीईआरटी में आपको बेसिक वर्जन से समझाया गया है। आपको यहां पर एडवांस वर्जन की चीजें यूज की जाती हैं जो आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन आपकी न्यू तो मजबूत होनी चाहिए। तो आप करो क्या? सबसे पहले अपना फाउंडेशन प्रिपेयर करो। बेसिक 6th से लेके 12th तक की एनसीईआरटी, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की और पॉलिटी की तो करना ही करना है। साइंस की हो गया, 9th 11th और 12th की कर लो, बेसिक 11th 12th कर लो, ठीक है ना। ज्योग्राफी भी 9 से 12th की कर लो, ठीक है ना। अब क्या कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास समय कम है, तो हमें समय हमारे पास कम है, तो साइंस की हमें 11 से 12th की एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेनी है। फिर इसके बाद हमारे पास में हिस्ट्री की हमें 12th की एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेनी है। फिर हमें क्या करना है, ज्योग्राफी में हमें 9th से लेके 12th की एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है ना। पॉलिटी में हमें 9th से लेके 12th की एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेनी है। तो कंप्लीट करने से आपका मेजर दिमाग का जो माइंडसेट होगा वो प्रिपेयर्ड हो जाएगा। दूसरा, स्टे अपडेट एंड करंट अफेयर्स। अभी जो भी करंट अफेयर चल रही है तो डेली एक न्यूज़पेपर फॉलो करना स्टार्ट करो, एक डेली न्यूज़पेपर। अब तो सोशल मीडिया में डेली न्यूज की बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई जो डेली आपको अपडेट देती हैं। सारे 10-12 न्यूज़पेपर को फिल्टर करके वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें डाल रही होती हैं। तो द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, कोई भी XYZ पेपर हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, तो आपको न्यूज़पेपर भी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या करो, उन सारी न्यूज़ों को किसी वेबसाइट में सर्च करो और उससे रिलेटेड जो भी न्यूज है उनको एनालिटिक अप्रोच से पढ़ना स्टार्ट करो कि यार वो कौन सी न्यूज है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसका पैटर्न क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है। अपना दिमाग लगाना स्टार्ट करो, तभी जाके एसएसबी क्वालिफाइड कर पाओगे, इंटरव्यू क्वालिफाइड कर पाओगे। नहीं तो तुम एग्जाम तो पास कर लोगे, एसएसबी में लटक जाओगे। तो आप अपनी जब तक अप्रोच डेवलपमेंट नहीं करोगे, अपने थॉट्स डेवलपमेंट नहीं करोगे, तब तक आप एसएसबी क्रैक नहीं कर पाओगे। तो भाई पार्ट है एसएसबी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियस के एग्जाम का। बहुत सारे बच्चे एग्जाम क्वालिफाइड करते हैं लेकिन एसएसबी नहीं क्वालिफाइड कर पाते हैं। तो भाई आपको एसएसबी क्वालिफाइड करनी है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इस पर काम करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो ये आप अपनी करंट अफेयर को मेंटेन करके रखो, पूरी एक डायरी बनाओ, उसको लिखो अच्छे से, पॉइंट टू पॉइंट लिखो कि वह ये क्या घटनाएं चल रही हैं, अभी कौन कौन सी न्यूज़पेपर, कम से कम 2 से 3 न्यूज़पेपर को फिल्टर करो, उनके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट लगे उसको पूरे एक अपने बुक्स में, अपनी किताब, उसको कॉपी में लिखो अच्छे से, उसका रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो, उसको रिलेटेड करो अपने सब्जेक्ट से, तब जाके कर पाओगे। नेक्स्ट है प्रैक्टिस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। हमें अगर जिस खेल में हम खेलने जा रहे हैं, जिस एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, उसका हमें पैटर्न ही नहीं पता है। आप जीएस तो पढ़ रहे हो लेकिन आप एसएससी के एग्जाम में बैठोगे तो उसका पैटर्न अलग होगा, आप यूपीएससी के एग्जाम में बैठोगे उसका पैटर्न अलग होगा, सीडीएस वाला जो एग्जाम करवा रहा है उसका एग्जाम अलग होगा यूपीएससी का। तो पैटर्न अलग अलग होता है ना। अब तुम तैयारी कर रहे हो सीडीएस की, सर वो तो हम जीएस पढ़ के गए थे, एसएससी के पेपर में, एमटीएस के पेपर में बैठ गए, ये तो कुछ नहीं आया, ये तो ये नहीं हुआ और हमारा हो ना। तो सबसे पहले आपको फैक्ट में काम करना है कि आपको कॉन्सेप्ट में काम करना है, क्योंकि आप सीडीएस का एग्जाम देने जा रहे हो और सीडीएस के एग्जाम में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। मैंडेटरी होता है आपको पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से प्रिपेयर करना। स्टैटिक पार्ट आपने पढ़ लिया लेकिन आपका कॉन्सेप्ट नहीं प्रिपेयर्ड है तो क्वेश्चन तोड़ नहीं पाओगे। ऐसे
ऐसे ऑप्शन वो डालता है कि आपको ये लगेगा दो ऑप्शन बिल्कुल सही है, तीसरा भी मुझे सही लग रहा है ना। अब सर चौथा में थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन ऑप्शन में डाल के रखा है ए बी सी तीनों सही है, ए बी सही है, बी सही है, ओनली सी सही है। अब बड़ा कंफ्यूजन कि सर दो तो बिल्कुल कंफर्म हो गया, तीसरा भी लेकिन सही लग रहा है, लेकिन ऑप्शन में तीसरा गलत होगा, ए बी उसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा। अब तुमने मात खा गए क्योंकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट नहीं प्रिपेयर्ड था। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब तक आप अपना कॉन्सेप्ट प्रिपेयर नहीं करोगे तब तक आप क्वालिफाइड नहीं कर पाओगे। तो कॉन्सेप्ट, क्योंकि यूपीएससी स्टैटिक पार्ट, फैक्ट पार्ट पर कम खेलता है, वो कॉन्सेप्ट पर ज्यादा ध्यान देता है कि एक स्टूडेंट ने अगर फंडामेंटल राइट पढ़ा है तो फंडामेंटल राइट को डीप में जाकर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन क्या है उसको पता है कि नहीं पता है। नहीं पता है, मोटा मोटा पढ़ के आ गया, ऊपर ऊपर खूब मेहनत करके रट्टा मार के आ गया, तो रट्टा मार के आ गया, एनसीईआरटी पढ़ डाली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ डाले, लेकिन इससे एग्जाम का सिलेबस कवर कर लिया, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। रीजन बस उसकी एक माइनर मिस्टेक थी कि उसने कॉन्सेप्ट पर ध्यान नहीं दिया। कॉन्सेप्ट में हमें दिमाग रिलेटेड करके पढ़ना है, एक घटना पढ़नी है तो उसको रिलेट कर देना है पूरे सिस्टम से कि अरे यार ये कैसे हो सकता है, अगर मैंने पॉलिटी की घटना पढ़ी है तो क्या मेंशन किया गया स्टैटिक पार्ट में, क्या किताबें कहती हैं, क्या बुक कहती है, क्या पैटर्न होना चाहिए, न्यू रिसर्च करो, है ना, देखो उसके बारे में। तो कम से कम 5 सालों के क्वेश्चन पेपर पढ़ के जाओ। अगर आप 26 में दे रहे हो तो 2020 से लेके अभी तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं सारे एग्जाम पढ़ के जाओगे, जिससे तुम्हें पैटर्न पता चल जाएगा कि मुझे किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी है, किस प्रकार से तैयारी करनी है। तो आपको 5 सालों के मिनिमम, मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ये कहता हूं कि आपको पहले सिलेबस पर पकड़ होनी चाहिए, दूसरा आपको एग्जाम का सिलेबस पता होना चाहिए, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपके तैयार होने चाहिए। मेरे जितने भी बैच में स्टूडेंट आते हैं सबको पहले मैं क्वेश्चन पेपर और एग्जाम का सिलेबस डायरी में लिखवाता हूं, प्रिपेयर करवाता हूं, फिर इसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं कंटिन्यू, क्योंकि ये जब पता है तो इसका मतलब 30% आपकी प्रिपरेशन तो हो गई, फिर आपकी स्ट्रेटजी काम करना स्टार्ट करेगी। ठीक है ना। मैं दूसरा बात हफ्ते टेक रेगुलर मॉक टेस्ट, आपको अगर एग्जाम देना है तो 5-6 महीने के अंदर अंदर आपको रेगुलर टेस्ट देने पड़ेंगे, मैंडेटरी है, आपको रेगुलर टेस्ट देने हैं। तो आपको क्या करना है, रेगुलर टेस्ट देना है। नेक्स्ट, मास्टर टाइम ऑफ द मैनेजमेंट, आपको कम से कम मैनेजमेंट बनाना स्टार्ट करना है कि हमें क्या क्या मैनेजमेंट होगा, हमारा क्या क्या कॉन्सेप्ट होगा। तो हमें क्या करना है, रेगुलर टेस्ट देना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने हैं, प्लस सिलेबस हमें कवर करना है, पूरा सिलेबस है क्या, क्वेश्चन क्या है वो कवर करना है। फिर हमें पूरा मैनेजमेंट बनाना है कि इसको टॉप 100 डे में, हम 120 डे में कैसे इसको पूरा प्रिपेयर्ड करेंगे, कैसे रिवाइज करेंगे, वो आपको कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा। तभी जाकर आप बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम कवर कर पाओगे। एक साल के अंदर या 100 डेज के अंदर आपका सिलेबस कवर, आपकी एनसीईआरटी कवर, आपके पढ़ाने के जो आपके नोट्स हैं, कोचिंग के नोट्स वो कवर, ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। हम आपको, हमारा जो एकेडमी, हमारा जो इंस्टीट्यूट है विद्या केंद्र, आपको इन सारी चीजों पर मदद करेगा। हमारा जो विद्या केंद्र है प्रॉपर तरीके से फोकस्ड है आपके एग्जाम के पैटर्न को आगे लेकर जाने के लिए, आपके एग्जाम के पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से टीचिंग करने के लिए हमारे पास में सारे प्रोफेशनल एक्सपर्ट टीचर्स हैं जो आपके सिलेबस को बहुत आसान बना देते हैं और बहुत मेहनत करके आते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपका पूरा पैटर्न, पूरा एग्जाम सिलेबस कवर हो पाएगा। और आप हमारे जो ऑफलाइन के बैचेस चल रहे हैं, ऑनलाइन के जो बैचेस चल रहे हैं, उन सभी बैचों का जो फिल्टर वर्जन है, आपको हर चीज प्रोवाइडेड की जाएगी जिससे आपकी अच्छे से अच्छी प्रिपरेशन हो सके। बस आपको डेडिकेट होना है, हम आपके साथ हैं, हमारा सहयोग आपके साथ में है, हम आपके साथ चलकर आपका एग्जाम, आपका सपना पूरा करवाने के लिए हम एक साथ जुटकर मेहनत करते हैं। हम लोग मिलकर आपके सपने के लिए काम करते हैं। ठीक है, ओके, शुक्रिया। मैं मिस्टर शिवम सिंह रजावत। ओके, थैंक यू।